सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपके साथ पे जुड़े हैं। मुद्दा ये है कि अमेरिका के सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में भारत के खिलाफ केस चलाए जाने की बात कही है WTO के अंदर। और उस लेटर का मुद्दा ये है, उसमें आरोप ये लगाया गया है कि भारत में जो किसानों को MSP मिलता है वो MSP WTO के नियमों का उल्लंघन है, इसीलिए भारत के खिलाफ केस चलाए जाने की पैरवी, केस चलाए जाने की बात उस पत्र में अमेरिका के सांसदों ने कही है। उन्होंने कहा है कि WTO के अंदर ये केस चलाया जाए। अब ये बात हो गई हमारे MSP के ऊपर हमले की। MSP को बंद करने के लिए अमेरिका के सांसदों ने पत्र लिखा है अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो एक तरीके से अमेरिका के सांसदों ने उस पत्र में भारतीय किसानों के खिलाफ केस चलाए जाने की बात कही है। हमें यह मान के चलना चाहिए। तो हमें समझना यह बड़ा जरूरी है वो केस चलाए जाने की बात क्यों कही, किस तरीके से उनके आरोप फर्जी हैं। जिस WTO में उन्होंने केस चलाए जाने की बात कही है वो WTO क्या है और WTO से जुड़ी हुई चीज उससे मिलती मिलाती जो भारतीय किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या है। ये दोनों चीजें समझनी बड़ी जरूरी है। 1 जनवरी 1995 को एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इस पूरे संगठन का एक ही एजेंडा, वो एजेंडा ये कि किसानों के हाथों से खेती किसानी लेके, उनकी जमीन उनके हाथों से लेके बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सौंप दी जाए। यानी किसानों को खेती से बाहर निकालना और वो खेती योग्य उपजाऊ जमीन बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को दे देना, ऐसी नीतियां बनाने का काम करने के लिए WTO नाम का संगठन बनाया गया था। अब महत्वपूर्ण बात यह है, उस समय अमेरिका में एक पूरी उन्होंने चेन सिस्टम बनाने की बात करी, जिसमें पहले पे थे टेक्नोलॉजी की कंपनी, तो वहां मॉन्सेंटो आ गई। दूसरे पे थी फूड ट्रेडिंग की कंपनी, वहां कारगिल कंपनी आ गई। तीसरे पे थी फूड रिटेल की कंपनी, वहां पे वॉलमार्ट आ गई। और इसी मॉडल को ये WTO पूरी दुनिया में लागू कराना चाहता था। समझने की बात यह है कि WTO किस तरीके से विकासशील देशों का विरोधी है, किस तरीके से किसानों का विरोधी है। उसको समझने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि अमेरिका में वहां की सरकार एक किसान को एवरेज 42 लाख रुपए की सब्सिडी सालाना देती है। भारत में परोक्ष अपरोक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में एक किसान को एवरेज 15,000 रुपए की सालाना सब्सिडी मिलती है। लेकिन उसके बावजूद WTO कहता है कि भाई अमेरिका की सरकार जो 42 लाख की सब्सिडी देती है वो तो नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही, लेकिन भारत में एक किसान को 15,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है तो वो WTO के नियमों का उल्लंघन है। ये कैसे हो सकता है? इसका खेल उन्होंने ये किया, उन्होंने 3 तरह की सब्सिडी बना दी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत अमेरिका जैसे विकसित देश अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं। उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है, इंश्योरेंस स्कीम्स के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दी जाती है। अब इसके पीछे का खेल यह है कि जब वहां के एक किसान को 42 लाख रुपए की सब्सिडी दे दी वहां की सरकार ने, तो उसके बाद वहां के किसानों को इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनका गेहूं 2,000 रुपए क्विंटल में बिका या 2,500 में बिका या 1,500 में बिका या 1,200 में बिका, क्योंकि उनका जो पेट भरता है, उनके जो इनकम होती है, उनकी जो आमदनी होती है वो सब्सिडी से होती है अमेरिका के किसानों की, अन्य यूरोपियन देशों के किसानों की। तो उनको इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उनको एक पर्टिकुलर प्राइस, जिसे हम यहां MSP बोलते हैं, वो मिला या नहीं मिला। लेकिन भारत के किसानों की आमदनी सिर्फ फसल बेचने से ही होती है। यहां पे सब्सिडी नाम की कोई चीज, फैसिलिटी कोई किसानों को नहीं दी जाती। इसीलिए भारतीय किसानों के लिए MSP बड़ा जरूरी है। और भारत में जो ये एक सिस्टम है कि भाई जिस किसान ने जितनी मेहनत करी, उसने जितना अन्न पैदा किया, उसने जितनी पैदावार की, तो उसको उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। यही MSP सिस्टम है। भाई जो उसकी मेहनत है, मेहनत की कमाई उसको मिलनी चाहिए। ये मेहनत की कमाई में जो उनको पेमेंट दी जाती है, WTO ने इसको डाल दिया एम्बर बॉक्स सब्सिडी के तहत। और एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे ये एक रूल लगा दिया कि भाई टोटल किसी फसल का जो प्रोडक्शन है, उस टोटल प्रोडक्शन के मात्र 10% को ही प्रोक्यूर किया जा सकता है। यानी यदि गेहूं 100 क्विंटल पैदा होता है तो WTO के अनुसार मात्र 10 क्विंटल को ही MSP के तहत प्रोक्यूर किया जा सकता है। तो अब WTO वालों से पूछना चाहिए वो 90 क्विंटल का बाकी का क्या होगा। तो जो उन्होंने ये रूल बनाया उसके पीछे उनकी मंशा ये थी कि भाई विकसित देशों में भारी भरकम सब्सिडी दे देंगे वो पिछले दरवाजे से। उसके बाद वो करते क्या है, अमेरिका के जिस किसान को 42 लाख की सब्सिडी मिल गई, वो किसान 1,000, 1,100, 1,200 रुपए क्विंटल में अपना गेहूं दे देता है वहां की सरकार को। सरकार उसको भारत जैसे विकासशील देशों में एक्सपोर्ट करती है। 50 रुपया, 100 रुपया प्रति क्विंटल मान लो उनका किराया लग गया। अगर वो अपनी मेहनत लगा ले, सारी चीजें उसमें काउंट कर ले, तो फिर यहाँ के कॉर्पोरेट हाउसेस क्या कहेंगे कि भाई देखो अमेरिका से तो गेहूं 1,500 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है, तो भारत के किसान का फिर 2,000 रुपया प्रति क्विंटल कौन खरीदेगा?
ये एक बड़ा सवाल है और यही WTO और विकसित देशों की पूरा षड्यंत्र है। वो फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट के नाम पे WTO के माध्यम से अपने खुद के कृषि उत्पाद विकासशील देशों के अंदर डंप करते हैं। कभी हजारों लाखों टन मिल्क पाउडर ला दिया जाता है। यहाँ पे जब कई हजार टन मिल्क पाउडर हमारे देश में आ जाएगा तो जो दूध उत्पादक किसान है उनका दूध कहां जाएगा, उसको कौन खरीदेगा? वो 10 रुपया 15 रुपया किलो में बिकेगा। आज जिस रेट में बिकता है उसमें भी उनकी लागत मूल्य पूरी नहीं होती, तो 10 से 15 रुपया प्रति किलो में उनकी लागत मूल्य कैसे पूरी हो जाएगी? धीरे धीरे उनको खेती छोड़नी पड़ेगी, धीरे धीरे उनको दूध उत्पादन के कार्य से बाहर आने पर मजबूर होना पड़ेगा और उसके बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज उसका कब्जा कर लेंगे, उसका टेक ओवर कर लेंगे। यही WTO की इनकी सबकी साजिश है। 2005-6 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उस रिपोर्ट में यह था कि भारत में 77% यानी 77% जो लोग हैं उनको प्रतिदिन उनकी कमाई, उनकी आमदनी मात्र $0.5 है और इंग्लैंड में एक गाय को जो सब्सिडी मिलती है रोजाना की वो $2.8 है। जापान में जो उस समय एक गाय को सब्सिडी मिलती थी वो $8 प्रतिदिन प्रति गाय थी। तो एक तरफ चाइना जैसे देश है जहां की सरकार $212 बिलियन की सब्सिडी अपने किसानों को एक साल में देती है। $1 बिलियन में हो गए लगभग 7,500 करोड़ रुपया। इतनी भारी भरकम सब्सिडी मिलती है। जब किसान को इतना डायरेक्ट पेमेंट मिल गई, इतना उसके अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी चली गई, तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई किसान के उत्पादन का, कृषि उत्पाद का क्या रेट मिला, क्या नहीं मिला। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती वहां पे MSP मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए हम MSP गारंटी कानून की मांग बार बार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब 1986 और 88 के बीच में ये गेहूं का पूरा पैरामीटर सेट किया जा रहा था पूरी दुनिया के अंदर, तो उस समय उन्होंने वहां पे जो पैरामीटर लगाया था वो लगाया था डॉलर प्रति टन का, कि भाई पूरी दुनिया में इतने डॉलर प्रति टन का रेट होना चाहिए। आज लेकिन वो भारत के केस में कौन सा पैरामीटर लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं रुपया प्रति टन लगाएंगे। अब खेल यहां पे समझने का ये है, उस समय $1 में 10-12 रुपए आते थे, आज $1 में 75 रुपए आते हैं। तो रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया, रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। तो यदि आप उस समय पैरामीटर डॉलर पर टन था तो आज भी पैरामीटर डॉलर पर टन होना चाहिए, रुपया पर टन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जो रुपया डेप्रिशिएट हुआ है उसको भी काउंट किया जाना चाहिए उसके अंदर, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि WTO कुल मिलाकर विकसित देशों की एक हेजेमनी है, विकसित देशों का वहां पे कंट्रोल है। धीरे धीरे विकासशील देश, डेवलपिंग देशों के किसानों को ये बातें जब समझ में आई तो उन्होंने अपना गठबंधन किया वहां WTO के अंदर। तो उनके गठबंधन के कारण 2006 में दोहा राउंड की बातचीत सस्पेंड करनी पड़ गई, क्योंकि विकसित देश अपना एजेंडा लागू करना चाहते थे, विकासशील देशों ने उसका विरोध कर दिया। उसके बाद उस चीज को रोकने के लिए WTO ने एक पीस क्लॉज ला दिया, यानी शांति संधि टाइप ला दी कि भाई अगले 2 साल में बात कर लेंगे, 4 साल में बात कर लेंगे, 10 साल में इन इश्यूज पे बात करके इनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन विकासशील देश अड़े रहे क्योंकि विकासशील देशों के किसानों का उनकी सरकारों पे प्रेशर था। तो हमें यह समझना पड़ेगा साथियों कि ये WTO किस तरीके से खतरनाक है, किस तरीके से जो अमेरिका के सांसदों ने जो केस करने की बात कही है भारत के किसानों के खिलाफ, किस तरीके से वो गलत है, किस तरीके से वो नैतिकता के खिलाफ है, किस तरीके से वो इंसानियत के खिलाफ है, किस तरीके से वो रूल रेगुलेशन सच्चाई के खिलाफ है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, जब ये WTO का विरोध होने लग गया 90 के दशक में, तो उसके बाद भारत में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हुए WTO के खिलाफ, लाखों किसानों की रैलियां हुई। तो जब WTO एक्सपोज हो गया, उसका पर्दाफाश हो गया, तो WTO टाइप का एक नई चीज ला दी गई, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो WTO से भी ज्यादा खतरनाक है। 1998 में भारत ने पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ साइन किया। FTA क्या कहता है? FTA भी ये कहता है कि भाई फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट के तहत इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, कुछ साल पहले व्हीट पे, गेहूं पे इंपोर्ट ड्यूटी भारत में 0 कर दी गई थी। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा गेहूं भारत में आया था, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किसानों को बहुत सब्सिडी मिलती है, इसलिए उनका गेहूं सस्ता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब भारत में गेहूं की जितनी जरूरत है उससे दुगनी पैदावार भारत में गेहूं की है, तो भारत बाहर से गेहूं क्यों मंगवाएगा? ऑस्ट्रेलिया का गेहूं भारत में क्यों आएगा? किसी और देश का गेहूं भारत में क्यों आएगा जब हमें गेहूं की जरूरत ही नहीं है? यह हमारा सवाल है। अब समझने की बात यह है कि FTA भारत और श्रीलंका के बीच पहला साइन हुआ। वो एग्रीमेंट साइन होने से पहले साउथ के जो किसान हैं, साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के, वहां पे मिर्च के किसानों को 1 किलो के 730 रुपया मिलता था। लेकिन जैसे ही FTA साइन हुआ और वियतनाम की जो मिर्च है, जो पेपर है,
वो श्रीलंका के रास्ते भारत में आने लगी, तो जो भारत के किसानों को जो 730 रुपया प्रति किलो दाम मिलते थे वो घट के 330 रुपया प्रति किलो हो गए। उसके अलावा जो ये ग्रीन लीव्स हैं, जो टी के लिए व्हाइट जो ग्रीन लीव्स टी की इस्तेमाल की जाती हैं, वो एफटीए साइन होने से पहले उनकी कीमत 16 रुपया प्रति किलो किसान को मिलते थे। वो इंडिया और श्रीलंका का एफटीए साइन होने के बाद उनकी कीमत हो गई 6 रुपया प्रति किलो, यानी 10 रुपया कम हो गई। यानी वहां के मिर्च के मसालों के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद इंडिया और आसियान देशों के बीच में एफटीए साइन हो गया। उसके बाद जो एडिबल ऑयल था, जो खाद्य तेल थे, वो सारे आसियान देशों से आने लग गए, पाम ऑयल आने लग गया। एक समय था 90 के दौर में जब भारत में येलो रिवॉल्यूशन हुआ था कि जितने भी खाद्य तेलों की जरूरत भारत में थी उसका 97% हमारा खुद यहां पे प्रोड्यूस होता था, मात्र 3% बाहर से मंगवाया जाता था। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ के दबाव में वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करवा दी, वहां से सस्ता तेल आने लग गया और भारत के किसान धीरे धीरे बर्बाद हो गए। हकीकत यह है कि ये एफटीए साइन होने के बाद आज तक भारत ने 14 एफटीए साइन किए हैं। आरसीईपी भी भारत साइन करना चाह रहा था, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, लेकिन उसका भारत के किसानों ने विरोध किया और भारत सरकार को पीछे हटना पड़ा। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एफटीए साइन होने जा रहा था, भारत के किसानों ने विरोध किया, भारत की सरकार को पीछे हटना पड़ा। उन 14 के 14 एफटीए से भारत की अर्थव्यवस्था और भारत के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि सस्ता माल वहां से आ जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां उस सस्ते माल को खरीदती हैं। भारत के किसानों के उत्पाद को कोई भी नहीं खरीदता, क्योंकि हमारा कृषि उत्पाद इसलिए उनके मुकाबले महंगा है क्योंकि हमारे यहाँ किसानों को कोई फैसिलिटी या सब्सिडी नहीं दी जाती। उन देशों में वहां की सरकारें बहुत ज्यादा सब्सिडी देती हैं। 2013-14 में भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था सालाना, वो 43 बिलियन यूएस डॉलर था। 2017 में वो घट के 33 बिलियन डॉलर रह गया। भारत का जो इंपोर्ट था वो 2013 में 15 बिलियन यूएस डॉलर था और वो इंपोर्ट 2017 में बढ़ के 25 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत का कृषि का एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट बढ़ गया। अब इसका क्या जवाब देंगे वो लोग जो ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट से हमें नए मार्केट मिलेंगी? ये फ्री ट्रेड फ्री मार्केट की पैरवी करने वालों ने ही एफटीए पे साइन कराए थे, लेकिन उसके बाद मार्केट तो हमारे लिए छोटी हो गई, एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया, इंपोर्ट हमारा बढ़ गया। तो साथियों, जो ये एफटीए जो डब्ल्यूटीओ है, अल्टीमेटली ये चीज वही है कॉर्पोरेट हाउसेस की। ये लोग पूरी दुनिया की खेती को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, किसानों को खेती से ये लोग बाहर निकालना चाहते हैं, उनको मजदूर बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्हीं अमेरिकन कॉर्पोरेट हाउसेस ने, अमेरिका का जो व्हीट एसोसिएट है वहां का, उसने उन सांसदों को कह के अमेरिकी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखवाई और कहा कि डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ केस किया जाए। हमारी तो मांग ये है कि भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर आना चाहिए, इन एफटीए सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रद्द करना चाहिए। भाई डब्ल्यूटीओ कौन होता है हमें बताने वाला कि हमारे देश में क्या पॉलिसी रहेंगी, क्या पॉलिसी नहीं रहेंगी? क्या डब्ल्यूटीओ के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या आईएमएफ के अनुसार हमारा देश चलेगा? ये एक बड़े सवाल हैं, ये पॉलिसी इश्यूज हैं। और जब हमारा एक साधारण किसान, साधारण नौजवान इन पॉलिसी इश्यूज को समझने लगेगा और इन पे सवाल पूछने लग जाएगा, तो उस दिन हम जीत की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। इसीलिए साथियों, जोरदार तरीके से जो भी ये एफटीए साइन हो रहे हैं, इनका हमें विरोध करना है। जो डब्ल्यूटीओ के अंदर पहले भी भारत के खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं, तो इसलिए हमें डब्ल्यूटीओ का भी विरोध करना है। और देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो आज हरियाणा पंजाब में ही ज्यादातर एमएसपी किसानों को मिलता है। तो ये जो लेटर लिखा गया, इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हरियाणा पंजाब के किसानों का एमएसपी मिलता है, उसको टारगेट करने के लिए, उसको खत्म कराने के लिए अमेरिका के सांसदों ने ये चाल चली है। उससे पहले अन्य यूरोपियन देशों ने भी इस तरह की चालें चली थी। कनाडा ने भी भारत के खिलाफ केस किया था डब्ल्यूटीओ में। इसीलिए हमें एकजुट होकर हमें रहना है और हमारी सरकार को यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए हमें कि यदि सरकार ने कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया, यदि भारत की सरकार ने भारतीय किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कॉर्पोरेट के दबाव में, तो दोबारा से आंदोलन अगर करना पड़ेगा तो हम दोबारा से भी आंदोलन करेंगे। ये इस तरीके से भारतीय किसानों के हितों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। भारत सरकार को भी ये कान खोल के सुन लेना चाहिए। भारत की सरकार कॉर्पोरेट हाउसेज में यदि कॉर्पोरेट हाउसेज के दबाव में यदि किसानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगी, तो वो चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। आपसे अंत में यही निवेदन है, जागरूकता आंदोलन की पहली सीढ़ी है, जागरूक हर किसी को होना चाहिए। इसीलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस चीज के बारे में जागरूक हो सकें। और हकीकत तो यह है कि जो एएमएस के तौर पे जो सब्सिडीज डब्ल्यूटीओ में दी जाती हैं 160 बिलियन डॉलर की, उसमें से 90% अकेला विकसित देश डेवलप्ड नेशंस के पास जाती हैं और बाकी 10% में सारे विकासशील देशों को वो उसमें ला देते हैं। इसलिए इन चीजों का विरोध करना जरूरी है। जैसे उस समय डब्ल्यूटीओ का विरोध हुआ था
और WTO के बाद फिर ये FTA आने लग गए, तो इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी विरोध होना चाहिए और WTO का भी विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।